स्वागत है आपका हमारे चैनल द PYQ में। मैं आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और नोट्स बना रहे होंगे और उसका रिवीजन कर रहे होंगे। फॉरेस्ट्री में जो चैप्टर 4 है उसमें हम लोगों ने इकोसिस्टम पढ़ा था और उसमें प्राकृतिक और कृत्रिम इकोसिस्टम पढ़ा था और उसमें हम लोगों ने उत्पादक और उपभोक्ता के 3 प्रकार, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और फिर टॉप कंज्यूमर्स पढ़ा था। उसके बाद हमारा टॉपिक था फूड चेन और फूड वेब, जो चार्ल्स एल्टन के द्वारा दिया गया था। हमने उसको भी डिटेल में पढ़ा था। और फूड चेन और फूड वेब का ही जो अगला हिस्सा है वो है इकोलॉजिकल पिरामिड, मतलब पारिस्थितिकी स्तूप। जो फूड चेन होती है उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि एक स्तर से दूसरे स्तर तक ऊर्जा जो होती है वो प्रवाहित होती है। फूड चेन में ऊर्जा जो होती है वो एक दिशीय होती है और जो फूड वेब होता है उसमें ऊर्जा कई दिशाओं से होते हुए एक दिशीय हो जाती है। वही जो ऊर्जा का जो प्रवाह है उसको हम जो पिरामिड है ये, उससे हम और डीप में थोड़ा समझेंगे। और ये जो पिरामिड है इसको हम 3 भाग में चाहे 3 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। पहला है जीव की संख्या के आधार पर, दूसरा है जैव भार के आधार पर और तीसरा है ऊर्जा के आधार पर। इसमें जीव संख्या, जैव भार और ऊर्जा को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं और इसको पारिस्थितिकी स्तूप कहते हैं। जो फूड चेन और फूड वेब है वो भी चार्ल्स एल्टन के द्वारा दिया गया है और ये जो पिरामिड है इसको भी चार्ल्स एल्टन के द्वारा बताया गया है। इसी कारण इसको एल्टोनियन पिरामिड कहते हैं। एल्टोनियन में देखिए एल्टन है तो एल्टोनियन पिरामिड कहते हैं। अब पिरामिड के 3 प्रकार होते हैं, हमने पढ़ा। जीव संख्या का पिरामिड, जैव भार चाहे बायोमास का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड। इसमें जो जीव संख्या का और जैव भार का जो पिरामिड होता है, ये दोनों पिरामिड सीधा या उल्टा, ये दोनों होता है। लेकिन जो ऊर्जा का पिरामिड है ये सदैव सीधा होता है। तो यहां से सीधे सीधे भी प्रश्न बन जाता है कि कौन सा पिरामिड सीधा है, कौन सा उल्टा है, कौन सा सदैव सीधा है। तो यहां से आप उसका उत्तर दे सकते हैं। अब पिरामिड कई तरह के हैं और जो अलग अलग पारितंत्र हैं उनके हिसाब से भी पिरामिड बनते हैं। तो हमको याद ना करना पड़े उसके लिए हमको यहाँ पे इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमको समझना पड़ेगा। अगर हम लोगों ने इस चीज़ को समझ लिया तो हमको पिरामिड बनाने में या फिर चाहे पिरामिड याद करने में हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। हम जब भी पिरामिड बनाएंगे तो उसका जो आधार है, आधार मतलब जो बेस है उसका, जैसे जो ये इस हिस्सा है इसका जो आधार है, ये आधार है और ये हिस्सा इसका शीर्ष है, ये शीर्ष है। तो आधार वाले हिस्से को हमेशा हम लोग प्राथमिक उत्पादक से प्रदर्शित करेंगे। ये गलत हो गया, यहाँ पे उत्पादक है ये, ठीक। जो इसका आधार वाला हिस्सा है वो हमेशा प्राथमिक उत्पादक से उसको प्रदर्शित करेंगे और जो शीर्ष का हिस्सा है वो शीर्ष उपभोक्ता से प्रदर्शित करेंगे। प्राथमिक उत्पादक, जैसे कि हम लोग अगर घास पारितंत्र पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे घास हो गया और यहाँ पे शीर्ष में अगर देखेंगे तो शेर हो गया, ठीक, ये हो गया। फिर पिरामिड में हम कभी भी जो अपघटक हैं हम उनको प्रदर्शित नहीं करेंगे। अपघटक में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अपघटक में हम लोगों ने पढ़ा था फंगी और बैक्टीरिया। तो पिरामिड में अपघटक को प्रदर्शित नहीं करना है, केवल उत्पादक और प्रथम लेवल के उपभोक्ता, द्वितीय, तृतीय और फिर शीर्ष उपभोक्ता को हम लोग प्रदर्शित करेंगे। आकार के आधार पर पिरामिड 2 होते हैं, एक सीधा और एक उल्टा, जिसमें जैव भार और जीव संख्या का सीधा उल्टा दोनों हो गया और ऊर्जा का हो गया सदैव सीधा। तो सीधा पिरामिड जो है
सीधा पिरामिड। सीधा पिरामिड में जो आधार है ये चौड़ा बनता है और शीर्ष जो है वो पतला बनता है। और जो उल्टा पिरामिड है, उल्टा पिरामिड जो है, इसमें आधार जो है ये पतला बनेगा, मतलब जो इसका शीर्ष कोने वाला जो हिस्सा है वो नीचे रहेगा और जो चौड़ा वाला हिस्सा है उसका वो ये ऊपर रहेगा। इसमें जो नीचे वाला है जो हिस्सा है इसका, ये हिस्सा जो नीचे वाला हिस्सा है, हमेशा हम देखेंगे कि ये इसकी, चूंकि ये ज़्यादा क्षेत्रफल भी ग्रहण कर रहा है तो इसकी जो संख्या है, चाहे इसका जो भार है ये ज़्यादा है, और देखिए ये कम क्षेत्रफल ग्रहण कर रहा है तो ये इनकी संख्या, चाहे भार जो है, चाहे ऊर्जा जो भी है, ये कम है। अब हम तीनों प्रकार की पिरामिड को डिटेल में देखते हैं। पहला हमारा है जीव संख्या का पिरामिड। तो जीव संख्या का पिरामिड उल्टा और सीधा दोनों बनता है। उसमें पहला जो उदाहरण है, अब जीव संख्या की पिरामिड हम लोग देखेंगे, अलग अलग पारितंत्र हम लोग देखेंगे। तो पहला पारितंत्र है इसमें घास पारितंत्र। घास पारितंत्र में आप देखेंगे कि सबसे जो उत्पादक लेवल होता है, उत्पादक लेवल कौन सा है इसमें? उत्पादक लेवल इसमें घास है, शाकीय पौधे हैं, इनको खाता है टिड्डा, इनको खाता है मेढक, और इनको खाता है सांप, और इनको खाता है चील। तो चील जो है वो शीर्ष उपभोक्ता हो गया, शीर्ष उपभोक्ता है, और जो घास है ये प्राथमिक उत्पादक है। जो प्राथमिक उत्पादक है, आप देखेंगे कि घास जो होता है वो हर जगह बहुतायत में पाया जाता है, चाहे जो भी पौधे होते हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो जब उनकी संख्या ज़्यादा है तो उनको सबसे नीचे प्रदर्शित किया जाएगा, जो ये एरिया है इसमें हम लोग घास को प्रदर्शित करेंगे। और चूंकि ये उत्पादक का भी एरिया है, उत्पादक का एरिया है, हम लोगों ने अभी पढ़ा कि जो आधार वाला हिस्सा है, देखिए यहाँ पे जो आधार वाला हिस्सा है उसमें प्राथमिक उत्पादक ही हमेशा होंगे, मतलब नीचे हमेशा उत्पादक होगा और शीर्ष पे हमेशा उपभोक्ता, यानी कि उसको खाने वाला होगा। तो ऐसे ही घास की देखिए यहाँ पे संख्या भी ज़्यादा है और ये उत्पादक भी है, ठीक। तो ये सबसे नीचे हो गया, फिर ये उससे ऊपर, ये उससे ऊपर, ये उससे ऊपर, और चील की संख्या सबसे कम होगी इसमें। तो हम यहाँ पे संख्या का पिरामिड पढ़ रहे हैं, तो घास की संख्या ज़्यादा है, इनकी संख्या कम है, तो इसीलिए ये पिरामिड जो होता है ये सीधा बनता है। तो अगर पूछेगा क्वेश्चन ऐसे कि घास पारितंत्र का पिरामिड कैसा होता है, तो वो सीधा होता है। अब आपको इसमें रटने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम आते हैं जलीय पारितंत्र में। जलीय पारितंत्र में देखेंगे तो जलीय पारितंत्र का पिरामिड भी सीधा होता है। जलीय पारितंत्र में झील पारितंत्र भी आता है और इसमें तालाब पारितंत्र भी आता है। तालाब पारितंत्र में क्या होता है? फाइटोप्लैंक्टन होते हैं जो कि उत्पादक हैं, ये भोजन का निर्माण करते हैं सूर्य के प्रकाश से। इनको खाते हैं जू प्लैंक्टन, इनको छोटी मछली, फिर इनको बड़ी मछली, और अंतिम में सारस या बगुला बड़ी मछली को खा लेता है। तो बगुला यहाँ पे क्या हो गया? बगुला यहाँ पे शीर्ष उपभोक्ता हो गया। लेकिन यहाँ पे देखेंगे आप बगुला की जो संख्या है वो बहुत कम है। और जो फाइटोप्लैंक्टन है तालाब में, जो तालाब की तली पे होते हैं, तो इनकी संख्या ज़्यादा है। और ये जो है प्राथमिक जो है, ये हमेशा गलत हो जा रहा है, ये उत्पादक है, ये उत्पादक है। तो ये फाइटोप्लैंक्टन उत्पादक हो गए, फिर ये इनको खाता है, ये इनको, ये इनको और इनको। ऐसे ऊपर जाते वक्त इनकी संख्या जो घटती चली जाएगी। इसीलिए जो जलीय पारितंत्र है इसका भी पिरामिड सीधा होता है। पेड़ पारितंत्र, पेड़ पारितंत्र जो होता है ये उल्टा होता है संख्या वाले में, क्योंकि एक पेड़ अगर हम उदाहरण के तौर पे ले रहे हैं और उस पर एक पेड़ पे आश्रित बहुत ढेर सारे जीव होते हैं। एक पेड़ पे कई ढेर सारी चिड़िया होती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर एक आम का ही पेड़ है, चाहे अमरूद का पेड़ है, तो उस पर हजारों तोते आके भोजन अपना ग्रहण कर सकते हैं, ठीक। और हजारों तोते आएंगे, फिर उन पर कई ढेर सारे पैरासाइट्स भी होते हैं, फिर सुपर पैरासाइट्स भी होते हैं। तो जो एक पेड़ है, देखेंगे कि संख्या के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो संख्या इसकी सबसे कम है। एक पेड़ पे मान लीजिए अगर 1000 चिड़िया है तो चिड़िया ज़्यादा हो गई, और 1000 चिड़िया के ऊपर जो पैरासाइट्स हो गए उनकी संख्या ऐसे बढ़ती चली जाएगी, और पैरासाइट्स के बाद उस पर ढेर सारे सुपर पैरासाइट्स होंगे। तो जो सुपर पैरासाइट्स हैं इनकी संख्या सबसे ज़्यादा है, ये शीर्ष उपभोक्ता हो गए और ये प्राथमिक उत्पादक हो गए, और इनकी संख्या सबसे कम है। तो एक पेड़ पे इनकी संख्या जो है वो बढ़ रही है। हम यहाँ पे संख्या देख रहे हैं संख्या के हिसाब से, इसीलिए पेड़ पारितंत्र में पिरामिड जो है वो उल्टा बनता है। अब यहाँ पे एक शॉर्ट नोट चलिए देख लीजिए। हम लोगों ने पढ़ा संख्या पिरामिड। संख्या पिरामिड में जो सीधा है
सीधा में हो गया घास और जलीय, और उल्टा में हो गया हमारा पेड़। और जो संख्या का पिरामिड बनता है ये सीधा उल्टा दोनों बनता है। तो इस टॉपिक का ये सार है। दूसरा हमारा है जैव भार का पिरामिड। इसमें भी सीधा और उल्टा दोनों बनता है पिरामिड। फिर हम देखते हैं इसमें जलीय पारितंत्र का। जलीय पारितंत्र में जो उत्पादक होते हैं, तो उत्पादक हमने पढ़ा था पहले कॉन्सेप्ट इसका, उत्पादक सबसे नीचे होंगे हमेशा, और जो उपभोक्ता वो सबसे शीर्ष पे होता है। हम यहाँ पे देख रहे हैं जैसे पहला वाला हमने जो पढ़ा उसमें संख्या हम लोग देखते हैं, लेकिन इसमें हम देखते हैं इसमें भार की तुलना की जाती है कि एक जीव के भार से दूसरे जीव के भार में कितना अंतर है। तो उस हिसाब से जो जलीय पारितंत्र है, फाइटोप्लैंक्टन सबसे छोटा होता है भार के अनुसार, जू प्लैंक्टन उसको खाता है तो उससे भी बड़ा होता है, छोटी मछली, बड़ी मछली, और सबसे बड़ा इसमें बगुला है। तो जैव भार के हिसाब से इसमें सबसे बड़ा बगुला है और फाइटोप्लैंक्टन सबसे छोटा है। ठीक, तो इसलिए ये पिरामिड जो है ये उल्टा बनता है। ये पिरामिड जलीय पारितंत्र में उल्टा बनता है। पेड़ पेड़ पारितंत्र पे आते हैं। पेड़ पारितंत्र में वृक्ष जो होता है ये उत्पादक है, नीचे सुपर पैरासाइट्स हैं ये शीर्ष उपभोक्ता होते हैं। ठीक, और वृक्ष पे चिड़िया होती हैं, चिड़िया पे पैरासाइट होता है, पैरासाइट पे सुपर पैरासाइट होता है। तो एक वृक्ष की तुलना में जो पैरासाइट्स होते हैं बहुत ढेर सारे होते हैं, इनका भार भी चूँकि बहुत ज़्यादा ही होता है। तो जो पेड़ पारितंत्र है उसका जो पिरामिड होता है वो सीधा बनता है। और इसी तरह आते हैं ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है। ऊर्जा के पिरामिड में ऊर्जा के पिरामिड के लिए एक रूल दिया गया है, हम जिसको लिंडेमान का नियम कहते हैं। तो लिंडेमान के नियम के अनुसार एक स्तर से जब दूसरे स्तर में ऊर्जा का ट्रांजिशन होता है, ठीक, तो केवल 10% ऊर्जा ही ट्रांसफ़र हो पाती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति है, जैसे अगर सूर्य से जो पौधे हैं अगर ऊर्जा का ग्रहण करते हैं तो अगर वो 1000 कैलोरी 100 कैलोरी, मान लीजिए 100 कैलोरी ऊर्जा अगर वो उत्पादन कर रहे हैं और उसको अगर कोई खरगोश खा रहा है, तो जब खरगोश खा रहा है उस पेड़ को, तो उस पेड़ में जितनी ऊर्जा है, चाहे उस शाक में जितनी ऊर्जा है उसका 10% ही केवल उस खरगोश को मिलेगा। और अगर उस खरगोश को अगर कोई व्यक्ति खा रहा है तो उसको केवल 1 कैलोरी मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि हम लोगों को मतलब शाक और सब्जियां खाना चाहिए, उससे ऊर्जा हम लोग को ज़्यादा मिलती है। क्योंकि मान लीजिए अगर यहाँ कोई व्यक्ति है और अगर पेड़ पौधों से डायरेक्ट ऊर्जा ले रहा है तो ये भी 10 कैलोरी प्राप्त करेगा और ये भी 10 कैलोरी प्राप्त करेगा। तो बीच में से अगर कोई मनुष्य है, अगर मान लीजिए अगर मांसाहारी नहीं है, शाकाहारी है, तो सीधे वो यहाँ से खा करके ज़्यादा ऊर्जा ग्रहण कर सकता है और जो शीर्ष होता है उसको मतलब 10% मिलता चला जाएगा। वही यहाँ दर्शाया गया है, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है, यहाँ 1000 है, 100 है, 10 है, 1 है, फिर 0.1 कैलोरी है, ये शीर्ष उपभोक्ता हो गया। जैव संचयन बायो एक्यूमुलेशन और जैव आवर्धन बायो मैग्निफिकेशन, दोनों में बहुत बारीक सा अंतर है और दोनों लगभग सेम है और दोनों परिभाषा के अनुसार ही पूछे जाते हैं। जैव आवर्धन में आपको ध्यान देना है कि हमेशा हम लोग इसकी सांद्रता पे ध्यान देंगे और इसमें हम लोग देखेंगे कि जो प्रदूषक हैं वो एक लेवल से कैसे दूसरे लेवल में जा रहे हैं। जैव संचयन में यही ध्यान दिया जाता है। तो जैव संचयन को देखते हैं। पहले क्या है कि जैव संचयन बताता है कि किसी भी खाद्य श्रृंखला में जो प्रदूषक है वो कैसे पहुंचा है और कैसे आगे बढ़ा। ध्यान हमको ये देना है कि जो प्रदूषक हैं वो अनअपघटनीय है, मतलब उनका अपघटन नहीं हो सकता है। जैसे कि प्लास्टिक मान लीजिए, चाहे कोई उर्वरक हो गया, ये जैव निम्नीकारक नहीं है, क्योंकि अगर ये जैव निम्नीकारक रहेंगे तो यहाँ से अगर उर्वरक अगर प्रवेश कर रहा है पौधे में और तो मानव में जाके अगर इनका निम्नीकरण हो जाए तो सेठ के पास तो ये पहुँचेगा नहीं, इसीलिए ये निम्नीकारक नहीं है, मतलब इनका निम्नीकरण नहीं हो सकता है। उदाहरण में देखते हैं, जैसे फसल के पौधे हैं, इसमें आप उर्वरक डालते हैं, चाहे कीटनाशक डालते हैं, तो ये पौधों में जाता है, पौधों के माध्यम से ये मानव में जाता है और मानव को अगर कोई शेर खा लेता है तो मानव से ये शेर में चला जाएगा।
तो ये हो गया जैव संचयन, इसमें से इसमें, इसमें से इसमें प्रदूषक कैसे पहुंचे और कैसे आगे बढ़े, इसमें यही बताया जाता है। जैव आवर्धन क्या है? इसमें प्रदूषकों का एक पोषण से दूसरे पोषण स्तर में पहुंचने पर बढ़ती सांद्रता की प्रक्रिया है ये। मतलब इसको आप ऐसे समझिए, एनिमल 1 है, ये 2 है और ये 3 है। हमने माना कि तीनों 100-100 kg के हैं, 100 kg, 100 kg, 100 kg। और ये प्लांट मान लीजिए, प्लांट है, कोई प्लांट है, मान लीजिए हमने 100 kg प्लांट भी ले लिया। तो सबसे पहले तो प्लांट जो है वो फूड का प्रोडक्शन करेगा और उसमें हम लोगों ने उर्वरक डाल दिया है। तो हमने ये माना कि उदाहरण के तौर पे कि 100 kg जो प्लांट है उसमें मान लीजिए लगभग 1 kg के आसपास हमारा उर्वरक उसमें अवशोषित हो गया है और वो पौधों में पहुंच गया है। अब इस पौधे को एनिमल खाएंगे, तो 100 kg का अगर कोई एनिमल है तो माना कि इसमें 2 kg तक सांद्रता बढ़ जाएगी और इसमें 5 kg और इसमें 10 kg। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ये 1% है, ये 2% है, ये 5% है और ये 10% है। ठीक, यही सांद्रता है कि कितने केजी में कितना प्रतिशत जो है वो प्रदूषण बढ़ चुका है, इसी को सांद्रता कहते हैं। तो जैव बायो मैग्निफिकेशन में यही होता है कि प्रदूषण जो है वो एक लेवल से दूसरे लेवल में जा तो रहे हैं, लेकिन उनका संचयन तो हो ही रहा है, जैसे कि इसमें उनका संचयन तो हो रहा है, लेकिन संचयन के साथ साथ उनकी जो सांद्रता है, उनकी जो मात्रा, उनका जो प्रतिशत है वो भी बढ़ने लगता है। तो जो सबसे शीर्ष पे जो बैठा हुआ है, जो शीर्ष उपभोक्ता है, उसके अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा प्रदूषक पाए जाएंगे और जो प्रोड्यूसर है इसमें सबसे कम प्रदूषक पाया जाएगा। तो प्रदूषकों की जो सांद्रता होती है वो सर्वाधिक होती है शीर्ष में यहाँ पे, और जो न्यूनतम होती है वो प्राथमिक में यहाँ पे होती है। एक प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी पारितंत्र में उपलब्ध सौर ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत भाग हरे पेड़ पौधों के द्वारा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है? मतलब ये है कि पौधे जो सूर्य से रोशनी प्राप्त करते हैं उसमें कितना प्रतिशत हिस्सा जो है वो अपने भोजन के लिए वो यूज कर पाते हैं। तो पहले तो जो सौर ऊर्जा है इसको रासायनिक ऊर्जा में बदला जाएगा और ये प्रोसेस है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। जो क्लोरोफिल होता है वो जितनी भी ऊर्जा का अवशोषण करेगा उसका केवल 4% भाग ही वो बदल पाता है रासायनिक ऊर्जा के रूप में। अब हम लोग देखते हैं कि एक पत्ती है, पत्ती पे ये जो आपतित प्रकाश है ये 100% प्रकाश आपतित हो रहा है, लेकिन इससे कुछ भाग परावर्तित होगा जो इससे ऐसे आएगा और टकरा कैसे निकल जाएगा। तो ये हिस्सा लगभग 12% होता है और ऐसे ही कुछ प्रकाश जो है वो इससे ऐसे पास होकर निकल जाएगा और ये पारगत प्रकाश है, ये 5% हिस्सा होता है। तो ये 12 और ये 5 17% हिस्सा तो पौधे के द्वारा काम नहीं आया, लेकिन जो 83% भाग है ये पत्तियों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। और 83% का अगर हम 4% निकालें, चूँकि 4% ही यूज हो पाता है, जितना प्रकाश ये पूरा इतने पत्ती के द्वारा अवशोषित हो रहा है और इस अवशोषित प्रकाश का 4% हिस्सा जो है वो भोजन के रूप में यूज हो पाता है। तो ये लाएगा लगभग 3.32% या फिर उससे कम। ठीक, इससे कम ही होगा, कभी भी इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये ज़्यादा नहीं हो सकता है, ये हमेशा और हमेशा कम ही रहेगा। ऑप्शन अगर ऐसे दे दे 3.32 या उससे ज़्यादा, तो ये गलत है, कम ही हमेशा होगा। ठीक, तो इतना प्रतिशत भाग ही जो है वो पौधों के द्वारा यूज हो सकता है। तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब इस चैप्टर में हमारा अगला टॉपिक है ओजोन परत और इसका अपक्षय। ये करने के बाद हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट हो जाएगा और हमारे 4 चैप्टर लगभग कंप्लीट हो जाएंगे। तो चैनल पसंद आ रहा हो तो चैनल पे बने रहिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए
जिनको इसकी ज़रूरत हो, क्योंकि इसमें पेड कंटेंट से ज़्यादा कंटेंट दिया जा रहा है और आपको पूरा डीप में पढ़ाया जा रहा है। तो नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और एग्ज़ाम आपका अभी मिड जुलाई के आसपास है, तो अभी हम लोग के पास 2 महीने का समय है, और 15-20 दिन में हमारा ये फॉरेस्ट्री का हिस्सा ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग कंप्यूटर या फिर जो बायोलॉजी का हिस्सा है हमारा, जैव प्रक्रम नियंत्रण, जीव जनन और अनुवंशिकता, हम लोग उसको करेंगे। तो नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।